देखिए, आपका संविधान में आज से जो शुरू किया जा रहा है, अनुच्छेद निकाल लीजिए 361 से हम शुरू करेंगे। पहले लास्ट वाले जो चैप्टर है इधर पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 361 निकालिए। ईआईएस में भी आपका पिछली बार क्वेश्चन बना था। अनुच्छेद 361 से शुरू किया जाए, तब इधर क्रम से आगे बढ़ा जाए। भाग 19 से हम शुरू कर रहे हैं आज। अनुच्छेद आपका मिसलेनियस यानी कि प्रकीर्ण कहा जाता है। मिसलेनियस, देखिए मिसलेनियस मतलब होता है छूटे फटके, यानी कि सामान्य जो प्रावधान छूटे फटके रहते हैं वह किसी भी कानून में मिसलेनियस में दिए जाते हैं। सामान्यतः जो मिसलेनियस प्रावधान रहते हैं वह लास्ट में ही रहते हैं, जैसे कि सीआरपीसी में भी जब लास्ट अध्याय आप देखेंगे तो वह मिसलेनियस ही रहेगा, यानी कि इधर उधर की बातें यानी कि उसमें दी रहती है। जैसे कि आप मान लीजिए मेले में गए तो क्या खाए, वो माने पढ़ाई से इतर बातें हैं, लेकिन फिर भी उसको दिया रहता है कि क्या खाए क्या पिए, कितने बजे गए, किस चरखी पर चढ़े, किस बाबा से आशीर्वाद लिए, कहाँ टीका कराए। ये सब मिसलेनियस बातें हैं जो लास्ट में काम करती है, यानी कि जब आदमी हताश निराश हो जाता है तब काम करती हैं। तो उसी प्रकार कानून में भी लास्ट में जब हताश निराश कानून बनाने वाले हो जाते हैं तब उनको छोटी छोटी बातों का नॉलेज होता है और लास्ट चैप्टर में रखते हैं, लेकिन दो चार उसमें महत्वपूर्ण बातें भी रहती हैं। तो आइए मिसलेनियस का चैप्टर भाग शुरू किया जाए। 19 पहला अनुच्छेद है 361। आपका कई बार इस पर क्वेश्चन बना है, पिछली बार आपका आईएएस में भी आपका क्वेश्चन बना था। तो पहले भूमिका देखिए, उसके बाद तो आगे इसको डायरेक्ट पढ़ा जाए। देखिए भूमिका आपको मिसलेनियस की ये जाननी है, मैंने 361 की पहले देखिए। जितने भी देश हैं, एक नियम बना लीजिए, वहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं यानी कि वहाँ के जो हेड होते हैं उनको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, कुछ संरक्षण दिए जाते हैं। पहला संरक्षण उनको ये दिया जाता है कि ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को, ऐसे राष्ट्र प्रमुखों को आपका किसी भी माने न्यायालय द्वारा आदेशिका के तहत गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जा सकता। पहला संरक्षण, अगर वह कार्य करते हैं तो जब तक माने उनके कार्यों के लिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता, ये दूसरा संरक्षण मिलता है। और उन माने उनके कार्यों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे सबसे उत्तम उदाहरण इंग्लैंड का सम्राट है। इंग्लैंड का सम्राट अगर कोई मर्डर भी कर दे पद पर रहते हुए, तो इंग्लैंड का कोई न्यायालय ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। जहाँ तक भारत की बात है, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। उसको लिख लीजिए, तो बैरक पर यह अलग लिखिए, पूछ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत, छतरी का सिद्धांत किन किन अनुच्छेदों में समाहित है, तो कम से कम उसको 2-3 अनुच्छेद लिखिए। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पूछे, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पूछे, तो अनुच्छेद 361 मारिएगा, 361। ये डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का काम करता है। अगर यही क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट के बारे में पूछे, मौलिक अधिकार के बारे में पूछे, तो कम से कम 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 32 और 226। ये मूल अधिकारों के हनन को रोकते हैं। अतः यह डॉक्ट्रिन ऑफ क्या हो गए, अम्ब्रेला। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला आपका अनुच्छेद 32 हो गया, 226 हो गया। किस मामले में, राष्ट्रपति राज्यपाल के मामले में नहीं, फंडामेंटल राइट के मामले में। फिर आपका
जो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला, जो पब्लिक सर्वेंट हैं या जो आपका लोक सेवक हैं, उनके लिए 300 आपका 11 अनुच्छेद बना है। लिखिए 311, पहले कोरिलेट करिए। 311 प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता या छतरी का सिद्धांत। फिर सीआरपीसी में लिखिए, पहले कोरिलेट कर लीजिए। सीआरपीसी में दो धाराएं कम से कम पढ़िएगा, 132 और 197, 132 और 197 सीआरपीसी में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला पर आधारित है। लोक सेवकों को क्या दिया गया है? कुछ संरक्षण। इसके बाद आ जाता है एविडेंस में। एविडेंस में लिखिए सेक्शन 9 को सेक्शन 9 में एविडेंस में लिखिए थोड़ा। एविडेंस के सेक्शन 9 में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत समाहित है। तो यही क्वेश्चन एविडेंस में पूछ ले तो कौन सी धारा मारेंगे? 9। दो एंगल से और हम देखते हैं आपका जीएस के एंगल से। आपका जो ये ओजोन परत है आसमान में, आपका इसको धरती का डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहते हैं। यानी कि जो विषैली किरणें हैं, ओजोन परत उसको आने से क्या करती हैं? धरती पर रोकती हैं। तो धरती का आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कौन सी परत हो गई जो आसमान में है? ओजोन। ये जीएस के लिए। और जितने पर्यावरण कानून हैं उनका उनको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला, क्योंकि वह पर्यावरण को क्या करते हैं? संरक्षित। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसका हम कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला करता क्या है भाई? बारिश में भी बचाता है, धूप से भी बचाता है। माता पिता को भी समाज में अम्ब्रेला कहा जाता है। जिसके माता पिता नहीं हैं जाकर पूछिए कितनी दिक्कतों से पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जो अम्ब्रेला का काम करते हैं, छाता का, कौन करते हैं? माता पिता। तो यहाँ अम्ब्रेला अब 361 में आईएएस में जीएस में पूछा गया कि अनुच्छेद 361 में किसको प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है? भारत के राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप हेडिंग से ही जान सकते हैं कि राष्ट्रपति लिखा है कि राज्यपाल की, दोनों। बताइए, दोनों। तब तो गलती नहीं होगा। किसको संरक्षण है? राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, दोनों। दोनों। अब क्या संरक्षण है? सिविल मामलों में भी है, क्रिमिनल मामलों में भी है। एक अपवाद है। अब आपका आगे देखा जाए, ये जो अनुच्छेद 361 है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है, यानी कि समता के नियम का अपवाद है। लिखना चाहे तो कहीं लिख सकते हैं कि यह अनुच्छेद अनुच्छेद 14 का अपवाद है। हो सकता है पूछ ले। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि विधि के समक्ष सब समान होंगे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, चाहे राजा हो या रंग। अगर कोई अपराध करता है तो सबको कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन दो लोग भारत में इसके अपवाद हैं। कौन कौन है? आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब एक एक करके डायरेक्ट हम शुरू करें तब समझाया जाए, तब सही रहेगा। देखिए भाई शब्दों को। पहला खंड देखिए, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा दिए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है, राज्यपाल जो कार्य करता है,
क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है वह तो रबर स्टैंप होता है। मंत्रिपरिषद जो कहती है वह करता है। तो क्या उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल जिम्मेदार होंगे किसी न्यायालय में? नहीं। तो जो मंत्रिपरिषद सलाह दी है, जो मंत्री कार्य वास्तव में किया है, वह जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जिम्मेदार क्यों? क्योंकि आपका संसदीय शासन प्रणाली में एक रबर स्टैंप होता है। औपचारिक राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधान है और अपने मन से ये कार्य नहीं करते तो किसकी सलाह पर करते हैं? बताया गया था मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद भले जिम्मेदार हो, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल उस कार्य के लिए जिम्मेदार। तो अगर गलत कोई काम मंत्रिपरिषद ने गलत कोई सिफारिश की राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति ने आदेश दिया है, तो मंत्री भले जिम्मेदार हो, जैसे 2G घोटाला इत्यादि हुआ था, कोयला घोटाला, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल के को उसकी कोई जिम्मेदारी। अब आइए परंतु, दो परंतु हैं, इसी में समाहित किया जाएगा। परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी कोई न्यायालय या अधिकरण या निकाय राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो अब अनुच्छेद 56 और 61 एक साथ पढ़िएगा। बताइए, अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को केवल एक आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का अतिलंघन, अतिक्रमण, उल्लंघन, वायलेशन राष्ट्रपति, एक ही आधार याद रखिएगा, कौन सा? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सदन में लंबित है, तो सदन उसकी जांच करा सकता है राष्ट्रपति के आचरण की। क्या राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया? तब उनके आचरण की जांच कौन कर सकता है? जो संस्था है, या अधिकरण से करा सकता है, जो भी संसद करे, उससे मतलब नहीं है। दूसरा परंतु जो हमने पहले बताया था वह इसमें है कि भले राष्ट्रपति राज्यपाल कार्यों के लिए जिम्मेदार न हो, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री जो राष्ट्रपति के नाम पर कार्य वास्तव में किया है, क्या वह जिम्मेदार हो सकता है कि नहीं? न्यायालय में हो सकता है। जैसे मंत्री ने गलत सलाह दे दी, तो क्या उसके लिए वह न्यायालय में जिम्मेदार हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कौन सा परंतु बताता है? दो। लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल जिम्मेदार नहीं होंगे। दूसरा देखिए खंड, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित या दायर नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये संरक्षण है, क्रिमिनल मामलों में है, इसको अच्छे से जानिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो गया, राज्यपाल के पद पर आसीन हो गया, और इस दौरान उसके खिलाफ किसी मामले में FIR दर्ज नहीं की जाएगी, चाहे वो मर्डर ही कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई मर्डर भी कर दे, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। और अगर वह पहले से कोई अपराध किया है और राज्यपाल या राष्ट्रपति बन गया, तो जब तक वह पद पर बना रहेगा तब तक मुकदमा रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक वह क्या रहे? पद पर। यानी कि जब तक वह अपने पद पर है तब तक न तो कोई नया मुकदमा दायर होगा आपराधिक, और पुराना भी चल रहा था तो क्या होगा? रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही पद से हटता है, ये सारे विशेषाधिकार समाप्त और मुकदमा पुनः क्या होगा? शुरू।
एक दो उदाहरण देखिए, कल्याण सिंह का उदाहरण देखा जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपका ये कहा कि अयोध्या मामले में कल्याण सिंह और सभी के खिलाफ साजिश इत्यादि का मुकदमा चलेगा आपका। तो कल्याण सिंह उस समय राज्यपाल थे, तो सीबीआई ने ये कहा कि हजूर ये तो राज्यपाल हैं, तो इनका क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये पद पर हैं तब तक इनके खिलाफ कार्यवाही रोकी जाए और अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। वो अलग बात है कि संदेह का लाभ सबको मिल गया और जो जज फैसला दिया था उसे आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने मने पद दे दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जो जज फैसला दिया है और उसी को आप कोई सर पद दे रहे हैं तो ये गलत मैसेज जाता है। जैसे रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अयोध्या मामले में फैसला दिया। तो इससे ये आपका माने साजिश की बू आती है कि हो सकता है सरकार ने कोई अंदर खाने क्या किया हो समझौता कि आप फैसला दीजिए, हम आपको कोई ना कोई क्या दे देंगे पद। इससे न्याय निष्पक्ष नहीं हो पाता। वो अलग बात है कि अब हुआ कि नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि ऐसा सरकारें कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए आपका अब जैसे ही पद से हटेगा सारे मुकदमे शुरू हो जाएंगे, ये भी याद रखिए। तो कब तक केवल बचाव है, पद पर बने रहने तक की बाद में कि पहले भी? हाँ, पदावधि के दौरान। अब ये है कि अगर अब आइए एक और आपका, जैसे कि आपका एमपी के राज्यपाल थे राम नरेश यादव जी, और आपका जो वहाँ घोटाला सबसे बड़ा हुआ था मेडिकल का, मैंने एडमिशन में खूब करोड़ों व्यापम घोटाला, बहुत पैसा लिया गया था। अब साक्ष्य उनके खिलाफ था, तो भाजपा की ही सरकार थी, वे अब उनके खिलाफ एफआईआर सीबीआई ने किया, तो वे चले गए हाई कोर्ट कि हमें हमारे खिलाफ एफआईआर को रद्द किया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 361 हमें प्रोटेक्शन देता है कि जब तक मैं पद पर हूँ तब तक कोई कानून हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अंत में एफआईआर रद्द हाई कोर्ट ने कर दिया। तो अब आपका तलवार अटक रही थी कि जैसे ही राज्यपाल के पद से हटते तुरंत एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाता, जेल। तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। अंततो गत्वा राज्यपाल के पद से हटे नहीं और राज्यपाल के पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई, तो जेल नहीं जा पाए। यानी कि आपका भाजपा ने जेल जाने से क्या किया, बचा लिया। तो यही आपका बहुत महत्वपूर्ण है 361। अगला देखिए आपका खंड 3। खंड 3 भी काफी महत्वपूर्ण है कि किसी न्यायालय में हिम्मत नहीं है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके जेल भेजवा दे। देखिए खंड 3 भी आपका, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी? नहीं निकाली जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए? नहीं। ये राष्ट्रपति को प्रोटेक्शन प्राप्त है, राज्यपाल को भी प्राप्त है। क्लाज वाइज याद रखिए, किस में? 3 में। खंड 4 आपको थोड़ा बहुत आपका समझना है। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत हैसियत में काम किया, पर्सनल स्टेटस में, और मामला सिविल मामला है, तो इनके खिलाफ सिविल सूट दायर किया जा सकता है, लेकिन सूचना देने के पश्चात। वहीं याद रखिएगा कितने माह पहले सूचना दी जाएगी? 2 माह। एक उदाहरण देखा जाए, सबसे अच्छा उदाहरण पर सूच व्यक्तिगत हैसियत में छूट नहीं है, किस मामले में? सिविल मामलों में। लेकिन सूचना देने के बाद मुकदमा होगा, और राष्ट्रपति या राज्यपाल को कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी? 2 माह।
तो 80 भी कोरिलेट किए रहिएगा सीपीसी का कि सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं तो कितने दिन पहले सूचना देंगे, 2 माह। और यहाँ भी कितना है, 2 माह। एक उदाहरण थोड़ा अच्छा देखिए। ये एक व्यक्ति था, वह 20 से 5 लाख रुपया उधार लिया, अभी किसी पद पर ये नहीं है। इसी बीच ये राज्यपाल हो जाता है या राष्ट्रपति हो जाता है, तो ए ने जो ये 5 लाख रुपया उधार लिया था, ये अपनी पर्सनल हैसियत में लिया था, राज्यपाल की हैसियत में नहीं। तो बी चाह अब बी अगर ए के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है, सिविल मुकदमा, अब ए राज्यपाल हो गया है, तो भले ए राज्यपाल या राष्ट्रपति हो गया है, इनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल मामलों में कोई बचाव नहीं है। अर्थात भले ए राज्यपाल या राष्ट्रपति हो, बी इनके खिलाफ मुकदमा कर सकता है, लेकिन मुकदमा करने से पहले ए को एक सूचना भेजेगा लिखित में, अपना नाम लिखे भी, कब 5,000 लिए थे, कब वादा किए थे, नहीं दिए, आप क्यों आप नहीं दिए, हम आपके खिलाफ अब मुकदमा करेंगे। तो सूचना कितने माह पहले बी ए को दे दे, 2 माह, और 2 माह बाद ए के खिलाफ क्या कर दे, क्रिमिनल सूट की सिविल, क्योंकि क्रिमिनल तो किया ही नहीं जा सकता, चाहे व्यक्तिगत हैसियत हो या सार्वजनिक। फिर एक बात रहती कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी का मर्डर भी कर दे, तो कोई भारत का कानून उसका कुछ बिगाड़, केवल 2 ही लोगों को बचाव है भारत में, नहीं कि पीएम सीएम मार दीजिएगा। पीएम सीएम और आपका ये न्यायाधीश, इनको बचाव नहीं है, केवल 2 ही लोगों को क्रिमिनल में बचाव है। दिमाग में बैठा लीजिए, किसको किसको, एक राष्ट्रपति को और राज्यपाल दूसरा। तो पाल जहाँ लगा रहता है बड़ी खतरनाक होता है। एक राज्यपाल हो गए, अनुच्छेद 361 के तहत इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक महिपाल थे पहले, अब तो नहीं है। महिपाल मतलब राजा होते थे, वो कुछ भी कर जाते थे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और वर्तमान में हमारे लेखपाल हैं, अगर लिख दे कि चना नहीं सरसों बोया था, तो डीएम को भी पावर नहीं है कि चना बोवा देंगे सरसों की जगह, क्योंकि आपका देखे होंगे कितना दौड़ाते हैं। और लेखपाल बन गए तो सीएम से कम नहीं समझते। आप देखे होंगे कि सीएम से यानी कि चीफ मिनिस्टर से कम नहीं है, जो लिख देगा। अगर लिख दिया कि 100 बीघा इनकी जमीन थी, 99 बीघा में बारिश हुई, 1 बीघा सूखा, तो डीएम भी नहीं आपका, जबकि पूरा सूखा। तो आप सुने होंगे कि 100 बीघा का काश्तकार था, 100 रुपया मुआवजा मिला। तो कैसे मिला, ये लेखपाल की कारस्तानी थी कि लिख दिया कि 99 में क्या हो गई, बारिश। वैसे भी खेत खेत जाके सर्वे करिए और कौन सा फसल बोया गया है लिखिए। तो सर्वे कहाँ करते हैं, गांव में बैठ गए प्रधान जी के पोथी पत्रा लेकर, गांव के सभी लोग चाय पानी लेकर आ रहे हैं, हाँ क्या बोए हैं बाबूजी अपने खेत में, तो लिख दिए वहीं, कौन जाए मेड़ में। जबकि नियम यह है कि खेत खेत क्या करे, लेखपाल सर्वे करे, और कौन सा खेत सूखा है, कौन भीगा है, किसमें क्या फसल बोई गई, परती तो नहीं छोड़ी गई, उसको लिखे। इसीलिए मैं एक और बता दूं तब आगे बढ़ा जाए। जो ये एससी एसटी के लोग होते हैं, आपका लेखपाल इनसे खूब कमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है बस इनका ये कहना रहता है कि हजूर आप अपने कागज पर एक बार लिख दीजिए कि ये ग्राम समाज की जमीन थी और हमने कब्जा अवैध कर लिया है। तो जैसे ही आप लिख देंगे तो हमारा कब्जा साबित हो जाएगा, और इतना आसानी से अब सरकार हमें नहीं हटाएगी, क्योंकि हटाने से पहले हमें कहीं ना कहीं क्या देगी। तो 50,000, 1 लाख, 40,000 लेकर तब लेखपाल क्या करते हैं, और लिख देगा तो डीएम को भी पावर नहीं है कि वह लेखपाल की बातों को क्या कर सके, काट सके। तो पाल पाल पाल, तो राज्यपाल, महिपाल, और तीसरा कौन इस समय है, अन्यथा न लीजिएगा बातों को भाई मैंने अन्यथा न लिया जाए आपका। अगला देखिए,
361 ए ये देखा जाए, संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। यानी कि अगर संसद की कार्यवाही चल रही है, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही चल रही है, कोई समाचार पत्र वाला या कोई टीवी वाला उसका सारतः सही प्रकाशन करता है। सारतः मतलब अक्षरशः नहीं, यानी कि जो बातें वह बताया डिबेट में या समाचार में, मुख्य मुख्य बातें क्या थी, सही थी, तो उसके खिलाफ क्या आपका कोई मुकदमा इसके लिए कायम होगा कि नहीं, नहीं होगा। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के कार्यवाहियों को छापने वाले लोगों को बचाव दिया गया है, लेकिन विद्वेषपूर्ण न छापे, बल्कि सद्भावना में छापा हो कि दुर्भावना में। अगर विद्वेषपूर्ण गलत बात छाप दिया तो ऐसी दशा में उसे बचाव का हकदार होगा कि नहीं, नहीं। लेकिन अगर अध्यक्ष या सभापति ने ये कहा हो कि ये बात रिकॉर्ड से निकाल दी जाए, तो वह नहीं छापना है। मैं बता दूं, जैसे कि आपका गुप्त सत्र भी चला सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो अगर सभापति या अध्यक्ष ने कहा कि ये बातें रिकॉर्ड से क्या की जाती हैं, निकाली जाती हैं, अब वो ना छापिए, क्योंकि वह रिकॉर्ड से क्या हो गई, बाहर। अब समस्या देखिए कहाँ है, समस्या यह है कि लाइव प्रसारण हो रहा है। अब कौन सी बात लाइव प्रसारण में, तो भाई आपका जैसे कि उसमें भी थोड़ा है, लाइव प्रसारण चलता है तो तुरंत नहीं आता कि 1 मिनट में आ जाए। जैसे कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि ये बात रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए, तो जो लोकसभा राज्यसभा का चैनल है, आपका एक अधिकारी बैठे रहते हैं, तुरंत उस बात को क्या कर देते हैं, बीच से कट, वो बात दिखाते ही नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बात को क्या किया जाए, निकाला जाए, दिखाने लायक ये बात नहीं है। वैसे मैं बता दूं, 105 और 194 भी पढ़ना रहता है, संसदीय विशेषाधिकार, जो आगे पढ़ा जाएगा। इसके बाद आ जाइए 361 ए, आपका 361 बी छोड़ दीजिएगा, हाँ, बी के बाद आपका 363 भी छोड़ दीजिए, 363 ए पूछी जाती हैं, और 362 भी एक लाइन का। 362 में आपका है कि देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। अब यहाँ थोड़ा समझना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो तमाम रियासतें थी, तमाम राज्यों में राजा महाराजा थे, महिपाल थे, ये कहा जाए तो आपका लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दिशा में बहुत काम किया, और छल भल कल अपनाया, और लालच दिया, धोखा दिया, बल का प्रयोग किया गया, और भारत को एक करने में उनकी अहम भूमिका रही। नहीं तो भारत आज खंड खंड क्या करता, कई 100 देशों में बंटा रहता। 500 कुछ तो रियासतें थी, तो एक एक जिला लेकर अपना अलग देश बनाई रहती, और रोज युद्ध होता, रोज युद्ध होता कि हम कब्जा कर लेंगे, हम कब्जा। तो आपका कह सकते हैं कि कुछ पर कब्जा कर लिया गया, कुछ प्रेम से। तो भाई आपका लालच दिया गया, लालच ये दिया गया कि आपको धन दिया जाएगा, थैली दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ष कुछ पैसा दिया जाएगा, आप राजा हैं, राजा का पद बना रहे, लेकिन आप भारत में क्या करिए, मिल जाइए। तो तमाम राजा मिल गए लालच में, और जब मिल गए तो आपका उसके बाद से ये न, अब तो लोकतंत्र है तो राजा किस बात के। तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा, अंडरलाइन किए रहेगा कौन सा, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जो ये राजाओं को थैली दी गई थी, पेंशन दी जा रही थी, समाप्त कर दी गई, क्योंकि न राजा रहे न रानी रहे, अब तो लोकतंत्र हैं। कहानी बनी है कि अब क्या है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कैसा राजा,
राजा, जनता ही राजा है और जनता ही अपना राजा चुनती है, आप थोड़े वंशानुगत राजा हो गए। अब माधवराव सिंधिया ने, अब तो भाई नहीं रहे, उनके पुत्र हैं, आपका देख ही रहे हैं कि हाँ, ज्योतिराव सिंधिया भाजपा में अब आ गए हैं, मंत्री भी हैं। तो माधवराव सिंधिया ने चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, एक और अनुच्छेद जोड़ा गया भाई समाप्ति के लिए थैली का, 363 ए, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का क्या किया गया, अंत किया गया। इस बात को 26वें संविधान संशोधन को माधवराव सिंधिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज किया गया। आपका उच्चतम न्यायालय ने दो बातें आपको याद रखनी है जो मुख्य रूप से हैं कि जहाँ तक विधिक संप्रभुता की बात है, विधिक रूप से सावरेन हमारा संविधान है, जबकि डेमोक्रेटिक सॉवरेंटी, लोकतांत्रिक संप्रभुता किसमें निहित करती है, जनता में। विधिक रूप से संप्रभु कौन है, संविधान, और प्रजातांत्रिक रूप से कौन है, जनता। तो संप्रभुता किसमें निवास करती है, जनता में। ये इस केस में बंटवारा कर दिया गया। इसके बाद जो आपका पढ़ना है 365 अनुच्छेद आपका, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है वह ये बनता है कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूर्ववर्ती शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट, याद रखिए पूर्ववर्ती शर्त लिख लीजिए। देखिए आपका भाई, तो हाँ देखिए आपका, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त कहाँ दी गई है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कंडीशन प्रेसिडेंट। तो आपका जवाब रहेगा किस आर्टिकल में, तो 365 में। अब क्या है 365, देखिए, अगर संघ ने राज्य को कोई डायरेक्शन दिया और या निर्देश दिया और राज्य उस निर्देश का पालन करने में क्या रहा, असफल, तो ऐसी कंडीशन में ये माना जाएगा कि उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, विफल, और तुरंत 356 का प्रयोग करके उस राज्य में क्या लगाया जा सकता है, सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन। तो पूर्ववर्ती शर्त कहाँ दी गई है, 365। चलिए कल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अभी आपका 15 मिनट बाद चलेगा भाई जीएस। तो भाई जो लोग आप पढ़ना चाहते हैं भाई एडमिशन करा लें, 500 रुपया फीस है, और उसमें आपका ये एमसीक्यू भी कराया जाएगा, सर से बात हुई है, फिर हम बात कर ले रहे हैं। 500-600 जीएस के जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं मॉडल, आपका चूँकि टेस्ट में आ नहीं रहा है जीएस, तो सर ही आपको पढ़ा देंगे इसी फीस में। आपका 500-600 मॉडल और आंसर जो टिक वाला होता है, जो मेन मेन क्वेश्चन है, उसको प्रकाश सर ही बताएंगे। तो 15 मिनट